आज का यह काव्य पाठ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप सबको शरद कोकास का नमस्ते। सबसे पहले मैं अपने तारांजलि फाउंडेशन और परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबसे पहला शुक्रिया डॉक्टर तारा सिंह के प्रति। फाउंडेशन परिवार के जो सदस्य हैं, यशपाल सिंह चौहान, डॉक्टर ओम निश्चल, सुनीता चौहान जी, अर्जुन शुक्ल जी, राजवीर सिंह और इस कार्यक्रम के आयोजक शैलजा सिंह, आप सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए और अब आप सबकी अनुमति से, आप सबके प्रेम से, आप सबके सहयोग से आज का यह कार्यक्रम कविता पाठ प्रारंभ कर रहा हूं। मित्रों, आज एक विशेष दिवस है, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। यह दिन जिस नाम से विशेष हुआ था वह तो संत वैलेंटाइन की वजह से हुआ था, जिन्होंने इस दुनिया में प्रेम की महत्ता स्थापित की। लेकिन प्रेम की महत्ता तो सारे संतों ने स्थापित की है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम हो, तुलसी हो, रसखान हो, संत तुकाराम हो, संत नामदेव हो, ज्योतिबा फुले हो, जितने भी संत हुए, उन संतों ने चाहा कि दुनिया के ये लोग आपस में प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें, कोई किसी के प्रति घृणा न करे, किसी के बीच दुश्मनी ना हो। हम लोगों ने आजकल अपना जीवन जहर से भर लिया है। प्रेम के बहुत सारे आयाम होते हैं, जिसमें माता पिता से प्रेम होता है, बच्चों से प्रेम होता है, और सबसे बड़ा प्रेम होता है मित्रों से, और उससे भी बड़ा प्रेम होता है पड़ोसियों से। क्योंकि मित्रों का चयन आप कर सकते हैं, सबका आप चयन कर सकते हैं, माता पिता तो आपके होते हैं, लेकिन पड़ोसी आपके नहीं होते। ईसा मसीह ने कहा है, लव दाई सेल्फ एंड लव योर नेबर। तो ये संपूर्ण विश्व हमारा पड़ोस है और हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है वह है स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम, क्योंकि यही दो तत्व हैं जिनकी वजह से ये सारा संसार चला है, ये दुनिया चली है। ये दुनिया धीरे धीरे बनी है कई चरणों में, और धीरे 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 इसका विकास हुआ है। हम होमो सेपियंस आज जिस स्थिति तक आए हैं वह इस प्रेम की वजह से ही है। मित्रों, इन्हीं सब भावों को लेकर कुछ कविताएं मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रेम, प्रेम कितना मधुर शब्द है। प्रेम शब्द सुनते ही या पढ़ते ही हमारे मन के प्रवेश द्वार पर लटकी हुई नन्ही नन्ही विंड चिम बजने लगती है। जाने कितनी मधुर ध्वनियों से हमारा जीवन भर जाता है। रिमझिम गिरने वाले सावन से लेकर गर्मियों की रात को ठंडी पुरवाइयों के बीच ठंडी सफेद चादरों पर जागने के दिन याद आने लगते हैं। हमें याद आने लगता है वह समय जब हमने जीवन में पहली बार प्रेम को जाना था, पहली बार अपने सिरहाने रखी सेमल की रुई से बनी नर्म तकिया की उष्मा और नरमी को महसूस किया था, जब हमने पहली बार कभी नंगे पांव घास पर चलने से पांव के तलवों में उपजी
हल्की सी सिहरन महसूस की थी। ऐसी जाने कितनी छोटी छोटी अनुभूतियां हैं जो हम सबके अवचेतन में दर्ज हैं। उन्हीं अनुभूतियों के बिंब लेकर, उन्हीं बिंबों के माध्यम से कुछ कविताएं मैंने रची हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कुछ छोटी कविताएं हैं, कुछ मंझली कविताएं हैं, और जैसा कि शैलजा जी और अनेक मित्रों का आग्रह है, दोनों लंबी कविताएं जो मेरी चर्चित कविताएं हैं, पुरातत्ववेदता और देह, उनसे भी कुछ अंशों का पाठ मैं करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लगभग 45-50 मिनट का यह सफर आप लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। पहली कविता है ताप। ताप का अर्थ आप बुखार भी ले सकते हैं। इन छोटी छोटी कविताओं में मेरे साथ जुड़िए। ताप प्रेम से नहीं उपजा था। ताप प्रेम से नहीं उपजा था, फिर भी बढ़ता रहा। ताप प्रेम से नहीं उपजा था, फिर भी बढ़ता रहा। लो तुमने रखा माथे पर हाथ, अब जो ताप उपजा वह प्रेम का था। अब जो ताप उपजा वह प्रेम का था। दूसरी कविता है न ये न वो। ये कविता उन लोगों के लिए है जो प्यार की गंभीरता को नहीं समझते। मजे के लिए किया प्यार, आहें भरी, वादे किए, कस्में खाई, सब किया डर डर कर। मजे के लिए किया प्यार, आहें भरी, वादे किए, कस्में खाई, सब किया डर डर कर। प्यार नहीं मिला, मजा भी नहीं, नहीं मिला मजा, प्यार भी नहीं। ये तीसरी कविता जो है बहुत छोटी सी कविता है। वैसे तो मैं लंबी लंबी कविताओं के लिए बदनाम हूं, लेकिन कभी कभी छोटी कविताएं भी लिखता हूं। सिर्फ 3 पंक्तियों की ये कविता है। 60 पेज की कविता से लेकर तो ये 3 पंक्तियों तक की कविताएं मेरे पास हैं। तो ये कविता है तर्क। इसमें बिंब है झील और चांद का। एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है। इनको लेकर मैंने बहुत सारी कविताएं रची हैं। उनमें से एक छोटी कविता और एक बड़ी कविता बाद में सुनाऊंगा। तर्क। बहुत कठिन है ठहरी हुई झील के साथ चलना। बहुत कठिन है ठहरी हुई झील के साथ चलना, सोचा चांद ने चलते हुए। और अगली कविता है नियम। बुद्ध की कथा आपको पता होगी, जिन्होंने एक तीर लगे हुए पक्षी को बचाया था, जिनके लिए राजा ने कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसी बिंब पर है यह कविता। प्यार देने का सुख यदि बड़ा होता, प्यार पाने के सुख से। प्यार देने का सुख यदि बड़ा होता, प्यार पाने के सुख से, तो शायद प्यार में भी नियम चलता मारने और बचाने का। प्यार में भी नियम चलता मारने और बचाने का। और एक कविता मेरे युवा मित्रों के लिए। मेरे वो युवा मित्र जो बाइक पर अपनी प्रेमिका को पीछे बैठाकर घूमते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं, ऐसे मित्रों के लिए कविता है। इस कविता को ध्यान से सुनिएगा तो इसकी गंभीरता तक पहुंचिएगा। तफरीह चल रही थी चांद की आसमान में और जमीन पर हमारी। बैठी थी वह दुपहिए की पिछली सीट पर। बेनकाब था चांद आसमान में, यहां थी मुखौटों की भीड़। मुश्किल था
असल चेहरा पहचानना। मैंने कहा चांद को देखो, मैंने कहा चांद को देखो, आसमान में हमारे साथ चल रहा है। उसने कहा तुम सड़क पर निगाह रखो, उसने कहा तुम सड़क पर निगाह रखो, तुम्हारा क्या, मुझे तो अभी जीना है। मैं नहीं देख पाया उसकी निगाहें चांद पर थी या नहीं, मैं नहीं देख पाया उसकी निगाहें चांद पर थी या नहीं। वह भी कहां देख पाई मेरी आंखों के जल में झिलमिलाता हुआ चांद, वह भी कहां देख पाई मेरी आंखों के जल में झिलमिलाता हुआ चांद। और अगली कविता है जल महल। जल महल। एक गवाक्ष हूं मैं, गवाक्ष यानी खिड़की, एक गवाक्ष हूं मैं। मैंने कहा आओ मुझसे देखो बाहर की दुनिया। एक मीनार हूं मैं, आसमान को छूने वाले मेरे छोर तक पहुंचो। एक ग्रह हूं मैं, आओ मुझ में अनसुलझे रहस्य तलाशो। लेकिन उसे ऊंचाइयां पसंद नहीं थी, उसे ऊंचाइयों से डर लगता था। उसने बना लिया एक जल महल अपने अस्तित्व के इर्द गिर्द, और अपनी आंखों की खारे पानी की बावड़ी में उतरती चली गई अतीत की सीढ़ियां। अपनी आंखों की खारे पानी की बावड़ी में उतरती चली गई अतीत की सीढ़ियां। और एक कविता है, छोटी सी कविता है, संवेदना। प्रेम को हम नितांत व्यक्तिगत चीज मानते हैं, लेकिन प्रेम नितांत व्यक्तिगत नहीं होता। प्रेम के भी सामाजिक सरोकार होते हैं। अगर प्रेम नहीं होता तो मनुष्य मनुष्य के बीच, स्त्री और पुरुष के बीच केवल यंत्रवत संबंध होता। लेकिन यह प्रेम था जिसकी वजह से यह संबंध आगे बढ़ पाया और इस दुनिया का निर्माण हुआ। प्रेम के सामाजिक सरोकार को लेकर यह एक छोटी सी कविता, ध्यान से सुनिएगा तो इसके अर्थ तक आप पहुंच पाएंगे। मन बहुत उमसा तुम्हारा, मन बहुत उमसा तुम्हारा, छटपटाया मुक्त होने के लिए वर्जनाओं की जंजीरों से। मन के कोटर में बरसों से उदास बैठे यादों के पंछी पंख फड़फड़ाने लगे। कुलबुलाने लगा चमगादड़ की तरह वक्त की टहनियों पर उल्टा लटका अतीत। किसी तरह गुजर गया वक्त का यह टुकड़ा, रह गया तुम्हारे साथ तुम्हारा अकेलापन। मेरे साथ आया उंगलियों की पोर पर अटका तुम्हारे आंसुओं का एक कतरा, और मिल गया मेरी उंगलियों पर अटके जमाने भर के आंसुओं के साथ, मिल गया मेरी उंगलियों पर अटके जमाने भर के आंसुओं के साथ। शैलजा जी कह रही हैं कि ये शांति की कविताएं हैं। हां, शांत शांत शांत, प्रेम मन को बहुत शांत कर देता है। लेकिन आजकल हम जो प्रेम का स्वरूप देख रहे हैं वह स्वरूप बड़ा विचित्र है। पता नहीं कैसे ये प्रेम जन्म लेता है, कैसे परवान चढ़ता है और कैसे खत्म हो जाता है। फ्लर्टिंग और प्रेम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। हम युवाओं के बीच ऐसे किस्से सुनते हैं, लेकिन ये केवल 21वीं सदी की बात नहीं है, ऐसा 20वीं सदी में भी होता था। मैं 20वीं सदी में जन्म लेने वाला व्यक्ति हूं, और मैंने अपने जमाने में जो जिस तरह के प्रेम देखे हैं उनको लेकर ये 3 छोटी छोटी कविताएं, जिन्हें मैं
टेढ़ी मेढ़ी प्रेम की कविताएं कहता हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता है जमीन। इसमें जो बिंब है वो आपकी समझ में आ जाएगा। घंटों खड़ी रहती थी वह अपनी छत पर, पेन में स्याही भरने के बहाने। उस जमाने वो ड्रॉपर से पेन में स्याही भरी जाती थी, आजकल की तरह जेल पेन नहीं होते थे। घंटों खड़ी रहती थी वह अपनी छत पर, पेन में स्याही भरने के बहाने, और घंटों खड़ा रहता था वह अपनी छत पर जुल्फों में तेल लगाने। यह बताना जरूरी है कि उनकी छतें पास पास थीं। 20वीं सदी के इस प्रेम में नायक हमेशा की तरह दुखी था और नायिका उदास थी। महीनों चलता रहा आंखों का यह खेल, महीनों चलता रहा आंखों का यह खेल, जो दिल यहां न मिल सके की तर्ज पर, शायद उनका लक्ष्य था आत्माओं का मेल। कुछ दिनों बाद हुआ यूं अचानक कि लड़की के इम्तिहान खत्म हुए। स्टोरी में ट्विस्ट देखिएगा। कुछ दिनों बाद हुआ कुछ यूं अचानक कि लड़की के इम्तिहान खत्म हुए और लड़के के पिता दुनिया से विदा हुए। लड़की का स्याही भरना बंद हो गया और पिता गुजरने पर वो हुआ कुछ यूं अचानक कि लड़की के इम्तिहान खत्म हुए, लड़के के पिता दुनिया से विदा हुए। छत पर उपजा प्रेम जमीन तक नहीं पहुंचा, हवा में बिखर गया। जमीन तक नहीं पहुंचा, हवा में बिखर गया। एक टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कविता और, जिसका शीर्षक है रिश्ता। वह उसका दोस्त था, उसका दोस्त था वह उसका दोस्त था, उसका दोस्त था वह प्रेम करता था उसकी हम उम्र भतीजी से। वह प्रेम करता था उसकी हम उम्र भतीजी से, जो अपने काका की तरह उसे भी काका कहती थी। उसे पता ही नहीं चला इस आरोपित रिश्तेदारी के बीच प्रेम की कोपल कब उगाई। प्रेम की कोपल कब उगाई, बरसों की दोस्ती थी, एक दिन में टूट गई। वह हो गया उसका दुश्मन, उसका दुश्मन हो गया वह। उठापटक हुई, हुआ लड़ाई झगड़ा, लेकिन रहा भारी उनके प्रेम का पलड़ा। गंधर्व विवाह के बावजूद वह उसके लिए असुर है, जो कभी दोस्त हुआ करता था आजकल काका ससुर है। यह सफल प्रेम की कथा है, लेकिन विफल प्रेम की भी कुछ कविताएं होती हैं। उनमें से एक कविता है वारदात। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि एक लड़की के लिए दो लड़कों के बीच संघर्ष हुआ। हमारी हिंदी फिल्मों में तो यह फार्मूला बहुत चलता था, एक हीरो, एक हीरोइन और एक विलेन। उस पर है यह कविता। उसे प्यार था उससे, वह उसके साथ पढ़ती थी। उसे भी प्यार था उससे, वह उसके भी साथ पढ़ती थी। उसे प्यार था उससे, वह उसके साथ पढ़ती थी। उसे भी प्यार था उससे, वह उसके भी साथ पढ़ती थी। उसने कहा वह उससे प्यार करता है। उसने कहा वह उससे प्यार करता है। उसने भी कहा वह उससे प्यार करता है। प्यार में त्याग के महत्व पर न उन्होंने कोई भाषण सुना था, न कोई हिंदी फिल्म देखी थी। प्यार में त्याग के महत्व पर न उन्होंने कोई भाषण सुना था, न कोई हिंदी फिल्म देखी थी। सो प्यार में जान देने की बजाय वे जान लेने पर उतारू हो गए। उसकी तरफ हुए चार दोस्त, उसकी तरफ भी हुए चार दोस्त। कुछ सर फूटे, हाथ पांव टूटे, लगी दफा फलाना फलाना, हवालात ने मिला ठिकाना। घटना का सारांश यह कि सूचना के इस दौर में भी लड़की को इस वारदात के बारे में कुछ पता नहीं चला।
प्रेम के बारे में पता होने का तो सवाल ही नहीं। और मित्रों, इन टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कविताओं के बाद एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है वैलेंटाइन डे। जी हां, ये आज की कविता है। आज के दिन के नाम से ये कविता है, लेकिन ये उन दिनों की कविता है जब आज की तरह बाजार नहीं छाया था वैलेंटाइन डे पर। आज तो बाजार ने इसे ग्रस लिया है। वैलेंटाइन डे, जिसे हम लोग नहीं जानते थे कभी अपनी युवावस्था में, उस समय सिर्फ सहज निश्चल पवित्र प्रेम हुआ करता था। उस पवित्र मासूम प्रेम की यह कविता है, सुनिएगा। उपहार में दी जाने वाली नाजुक वस्तुओं के साथ अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। उपहार में दी जाने वाली नाजुक वस्तुओं के साथ अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं जो कभी नहीं टूटती। जेब खर्च से पैसे बचाकर खरीदा हुआ नाजुक सा गुलदस्ता, मिट्टी की कोई मूर्त, अनूठी सी कोई कलम, बेल बूटे से सजी कोई पोशाक, नर्म नाजुक सी कोई सैंडल, हल्का फुल्का सा कोई परफ्यूम, पॉलिश किया हुआ कोई कर्णफूल। प्यार से भी ज्यादा नाजुक उपहार किसी को सौंपते हुए मन कांपता था। प्यार से भी ज्यादा नाजुक उपहार किसी को सौंपते हुए मन कांपता था। कहीं कुछ टूट न जाए, चटक न जाए, कहीं कुछ कोई खरोच न आ जाए। बरसों बाद भी अपेक्षाएं खत्म नहीं होती। बरसों बाद भी अपेक्षाएं खत्म नहीं होती। शुभकामनाओं की तरह अल्पजीवी नहीं होती अपेक्षाएं। अपनी आवारगी में ज़ेहन की गलियों में भटकता है पगलाया सा एक ख्याल। शायद जस की तस रखी हों सभी चीजें उसके पास। शायद जस की तस रखी हों सभी चीजें उसके पास। और तो और हमारा दिया हुआ सुर्ख गुलाब भी शायद कहीं रखा हो हमारी दी हुई किसी किताब के पीले पन्नों के बीच। हमारा दिया हुआ सुर्ख गुलाब भी शायद कहीं रखा हो हमारी दी हुई किसी किताब के पीले पन्नों के बीच, पीले पन्नों के बीच। और मित्रों, अब एक कविता मेरे ऑफिस गोअर्स युवा साथियों के लिए, जो नौकरी करते हैं और ऑफिस जाते हैं। कभी कभी ऑफिस में भी प्रेम हो जाता है। ऐसे मित्रों के लिए कविता है, सुनिएगा। दफ्तर के मित्रों के लिए इस कविता का शीर्षक है झील से प्यार करते हुए। झील यहां पर प्रेमिका के बिंब में है। वेदना सी गहराने लगती हैं जब शाम की परछाइयां। सूरज खड़ा होता है दफ्तर की इमारत के बाहर। मुझे अंगूठा दिखाकर भाग जाने के लिए तत्पर। वेदना सी गहराने लगती हैं जब शाम की परछाइयां। सूरज खड़ा होता है दफ्तर की इमारत के बाहर। मुझे अंगूठा दिखाकर भाग जाने को तत्पर। फाइलें दुबक जाती हैं दराजों की गोद में। बरामदा नजर आता है कर्फ्यू लगे शहर की तरह। ट्यूबलाइटों के बंद होते ही फाइलों पर जमी उदासी टपक पड़ती है मेरे चेहरे पर। झील के पानी में होती है हलचल। झील के पानी में होती है हलचल। झील पूछती है मुझसे मेरी उदासी का सबब। मैं नहीं कह पाता झील से आज बॉस ने मुझे गाली दी है। मैं नहीं कह पाता झील से आज बॉस ने मुझे गाली दी है।
मैं गुजरता हूं अपने भीतर की अंधी सुरंग से। मैं गुजरता हूं अपने भीतर की अंधी सुरंग से, बड़बड़ाता हूं चुभने वाले सपनों में, कूद पड़ता हूं विरोध के अलाव में, शापग्रस्त यक्ष की तरह। कूद पड़ता हूं विरोध के अलाव में, शापग्रस्त यक्ष की तरह। लगातार कलम पकड़े रहने की वजह से तर्जनी और अंगूठे के बीच उपजे फफोलों को पालता हूं। झील रात भर नदी बनकर मेरे भीतर बहती है। झील रात भर नदी बनकर मेरे भीतर बहती है। मैं रोज सुबह कविता की नाव बनाकर छोड़ देता हूं उसके शांत जल में, छोड़ देता हूं उसके शांत जल में। वैदिक काल से आती वर्जनाओं की हवा झील के जल में हिलोरे पैदा करती है। वैदिक काल से आती वर्जनाओं की हवा झील के जल में हिलोरे पैदा करती है, डुबो देती है मेरी कागज की नाव। झील बेबस है, झील बेबस है, मुझसे प्रेम तो करती है लेकिन हवाओं पर उसका कोई वश नहीं है, हवाओं पर उसका कोई वश नहीं है। और मित्रों, दो छोटी छोटी कविताएं और। मैंने मुंबई शहर पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, सिटी पोएम्स ऑन मुंबई, और ये सारी की सारी प्रेम कविताएं हैं। तो उनमें से दो छोटी कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। एक है जहांगीर आर्ट गैलरी और दूसरी है गेटवे ऑफ इंडिया। शायद मुंबई की दोनों मशहूर जगहें आपने देखी हों। पहली कविता है जहांगीर आर्ट गैलरी। रोशनी के एक घेरे में खड़ी चित्र को निहारती एक मूर्त चित्र की तरह लग रही थी तुम। गैलरी में प्रदर्शित अमूर्त चित्रों की भीड़ में आड़ी तिरछी रेखाओं के क्राफ्ट में कैनवास पर दृश्यमान थी स्त्री की एक नग्न देह। मुझे अमूर्त चित्र समझ में नहीं आते तुमने कहा। मुझे अमूर्त चित्र समझ नहीं आते तुमने कहा। जैसे अमूर्त प्रेम मन ही मन कहा मैंने और मुस्कुराया। कैनवास में कैद स्त्री की मुस्कुराहट में कोई अर्थ नहीं था। वह मुझे कहीं से मोनालिसा की तरह नहीं लगी। वह मुझे कहीं से मोनालिसा की तरह नहीं लगी। और मुंबई पर ये दूसरी कविता है गेटवे ऑफ इंडिया। ये प्रेम कविता है, लेकिन जैसे कि प्रेम कविताओं के भी सामाजिक सरोकार होते हैं, ये आतंकवाद के खिलाफ कविता है। आपको वो घटना याद होगी, मुंबई के ताज होटल में जब आतंकवादी घुस आए थे और उन्होंने कई लोगों को गोलियों से भून दिया था। वह दृश्य इस कविता में है, इस प्रेम कविता में। शाम के साए कुछ गहराने लगे, गेटवे ऑफ इंडिया की परछाई ने अरब सागर की एक लहर को छुआ और उस पर पूरी तरह छा गई। शाम के साए कुछ गहराने लगे, गेटवे ऑफ इंडिया की परछाई ने अरब सागर की एक लहर को छुआ और उस पर पूरी तरह छा गई। 5 सितारा ताज की मरम्मत करते हुए एक मजदूर ने डूबते हुए सूरज को सलाम किया। 5 सितारा ताज की मरम्मत करते हुए एक मजदूर ने डूबते हुए सूरज को सलाम किया
एक कबूतर ने मुंडेर से उड़ान भरी और तुम्हारी जुल्फ हवा में लहराई। एक कबूतर ने मुंडेर से उड़ान भरी और तुम्हारी जुल्फ हवा में लहराई। बस एक क्लिक की आवाज गूंजी और तुम कैद हो गई मन के कैमरे में। एक क्लिक की आवाज गूंजी और तुम कैद हो गई मन के कैमरे में। और मित्रों, इस कविता के बाद एक उत्कट प्रेम की कविता जिसका शीर्षक है इसी तरह प्रेम। ये कविता सुनने में आपको कुछ इरोटिक लग सकती है, लेकिन यह कविता मनुष्य के संघर्ष और जिजीविषा की कविता है। अगर मनुष्य की जिजीविषा ना होती तो 3.5-4 अरब से इस पृथ्वी पर जब 3.5 अरब साल पहले जीवन ने जन्म लिया था, तब से लेकर अब तक मनुष्य कैसे जीवित रहता। वह भाव है इस प्रेम कविता में जिसका शीर्षक है इसी तरह प्रेम। अपने उपमानों में सदा उष्ण होता है प्रेम। अपने उपमानों में सदा उष्ण होता है प्रेम। ताप के स्तरों पर अलग अलग परिभाषित। सर्द सीली सी रातों में माचिस की तीली सा जल उठता है भक्क से यह प्रेम। ठंडे अंधेरे जंगलों में पेड़ों के आलिंगन में आग बनकर फूट पड़ता है। आग के अभाव में जब जमने लगती है देह, कानों में मफलर की तरह लिपट जाता है प्रेम अल सुबह। कानों में मफलर की तरह लिपट जाता है प्रेम अल सुबह। सूरज की उष्मा सा भीतर प्रवेश कर जाता है। ढलता है सर्दियों की दोपहर में। ढलता है सर्दियों की दोपहर में। कुछ देर धूप में बैठने की चाहत में रात में लिहाफ की तरह लिपट जाता है हमारे इर्द गिर्द। पहाड़ों पर गहराने लगते जब शाम के साए, आलिंगन बद्ध हो जाते कपसीले बादल। सघन पेड़ों के पीछे अभिसारिका रात निकल पड़ती किसी साथी की तलाश में। एक अलाव जलता प्रेमियों की देह में। धीरे धीरे सुलगते भावनाओं के नर्म काष्ठ खंड। आंखों से प्रस्फुटित होती कोई चिंगारी। होठों से निकलता मीठा सा धुआं और जिह्वा को सोंधे स्वाद से भर देता। एक कच्ची लकड़ी चटकती उष्णता पाकर किसी दरार से बाहर आने लगती भीतर की नमी। नर्म हरी लकड़ियों की नसों में आग बनकर बहता प्रेम। ऐंठकर सीधा होने लगता काष्ठ का एक टुकड़ा। सुलगती आग में ढूंढता हुआ अपनी जगह। सिर्फ आग ही आग शेष रह जाती कुछ देर बाद। सिर्फ आग ही आग शेष रह जाती कुछ देर बाद। एकाकार हो जाते कोयले और लकड़ियां और नमी। एक दूजे के भीतर समा जाते दुनिया के तमाम रस। आग ही बन जाती उष्ण सांसें। आग ही उच्छ्वास, आहें और सिसकारियां। पृथ्वी को ठंडी रातों में इसी तरह उष्ण रखता आया है प्रेम।
पृथ्वी को ठंडी रातों में इसी तरह उष्ण रखता आया है प्रेम। इसी तरह बचाता आया वह मनुष्य को हिमयुगों में नष्ट होने से। इसी तरह शेष रह सकी मानव सभ्यता विपरीत परिस्थितियों में। इसी तरह शेष रह सकी मानव सभ्यता विपरीत परिस्थितियों में। और मित्रों, यह एक कविता जिसका शीर्षक है प्रेम के दिनों में। जो साथी युवा हैं वे जान जाएंगे कि प्रेम के दिनों में वे क्या क्या करते हैं। और उम्रदराज साथी जो अपने आप को युवा समझते हैं वे भी जान जाएंगे कि उनकी उम्र में प्रेम किस तरह किया जाता था। प्रेम के दिनों में अपने होने का अर्थ लिए जिस तरह मनुष्य के जीवन में आते हैं कुछ खास दिन, जीवन में प्रेम के दिन कुछ इस तरह आते हैं। कोई भयानक स्वप्न इन दिनों नींद में प्रवेश नहीं करता। भय पलायन कर जाता है अपने मुखौटों के साथ। सुख के चरम में प्रकट होती है जिजीविषा। चिंतन की परिधि से बाहर होता है मृत्यु का विचार। यह अचानक नहीं होता इन दिनों कि रगों में बहते सुस्त खून में बढ़ जाती है श्वेत रक्त कणों की संख्या। WBC। यह अचानक नहीं होता इन दिनों की रगों में बहते सुस्त खून में बढ़ जाती है श्वेत रक्त कणों की संख्या। एक थिरकन सी उठती है देह में हर समय। मौसम के कोमल हाथ गाल सहलाने लगते हैं। शोर के मध्य भी खिलखिलाहट गूंजती है और हंसी हवा सी हर तरफ फैलती है। उम्र कहीं ठहरती नहीं कि उस पर कोई निश्चित संख्या लिखी जा सके। उम्र कहीं ठहरती नहीं कि उस पर कोई निश्चित संख्या लिखी जा सके। और इधर प्रेम अपने पर हुए तमाम वैज्ञानिक शोधों से अलग अपनी अलग थ्योरी गढ़ रहा होता है। अपनी अलग थ्योरी गढ़ रहा होता है। और क्या क्या होता है प्रेम के दिनों में देखिएगा। ख्वाहिशों के पर निकल आते हैं प्रेम के दिनों में। बच्चों सी मासूम हरकतों में बचपन लौट आता है। मन करता है किसी बच्चे को चूम ले, उसे दुलराएं। मन करता है किसी बच्चे को चूम लें, उसे दुलराएं। मन करता है किसी अनपढ़ को कुछ अक्षर पढ़ाएं। पड़ोस की भाभियों से बेवजह गप लड़ाएं। उनके साथ बैठकर बड़ी डाल दें। उनके साथ बैठकर बड़ी डाल दें। बेल दें पापड़ अचार बनाएं। लड़कियों के साथ गिट्टक खेलें। लड़कों के साथ पतंग उड़ाएं। हर वक्त लगता है किसी के कुछ काम आए। क्यों न किसी बीमार के लिए अस्पताल से दवा ले आए। ख्वाहिशों के पर निकल आते हैं प्रेम के दिनों में। क्रिया प्रतिक्रिया की राजनीति से परे है प्रेम। अपने देहातीत होने की प्रक्रिया में तने हुए मेरुदंड की मजबूती है प्रेम। प्रेम के आगे कमजोर है हर किस्म की घृणा। प्रेम के आगे कमजोर है हर किस्म की घृणा। इंद्रियों की बदली हुई संरचना में घटित होता है प्रेम। जहां अनुभूतियों के नए अर्थ उद्घाटित होते हैं। इंद्रियों की बदली हुई संरचना में घटित होता है प्रेम। जहां अनुभूतियों के नए अर्थ उद्घाटित होते हैं। जहां कीचड़ में खेलते सुअर के बच्चे भी खूबसूरत और प्यारे लगने लगते हैं।
जहां कीचड़ में खेलते सुअर के बच्चे भी खूबसूरत और प्यारे लगने लगते हैं, मीठी लगने लगती है करेले की कड़वी सब्जी, उसी तरह बुरी नहीं लगती किसी की कड़वी बातें। बुरी नहीं लगती किसी की कड़वी बातें। बस्ती के नाले से आती हवा के झोंकों में खुशबू की एक पीली लहर सी दिखाई देती है, मानो एक परफ्यूम जो जिस्म से महकता रहता है। प्रेम में जाने कैसे कैसे हेलुसिनेशन हुआ करते हैं, उस पर है ये पंक्तियां कि बस्ती के नाले से आती हवा के झोंके में भी खुशबू की एक पीली लहर दिखाई देती है। हर वक्त कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। प्रेम की लिखित अलिखित तमाम परिभाषाएं अपनी किताबी परिभाषाओं से बाहर घटित होती हैं। इसीलिए प्रेमियों को अज्ञेय अच्छे लगते हैं इन दिनों। इसीलिए प्रेमियों को अज्ञेय अच्छे लगते हैं इन दिनों, और कार्ल मार्क्स को दिमाग में जगह मिलती है। अपने दर्शन में तमाम तरह के विरोधाभास लिए प्रेम हर वक्त बुराइयों से लड़ता है, शोषण का अर्थ समझाता है प्रेम, बदहाली के कारण गिनवाता है प्रेम। प्रेम मनुष्य के भीतर नायकत्व को जन्म देता है। लौकिक पारलौकिक इच्छाओं के इस तथाकथित संसार में एक जन्म में दूसरे जन्म का सुख है प्रेम। एक देह के भीतर जहां चुपचाप एक दूसरी देह जन्म लेती है निराकार। एक देह के भीतर जहां चुपचाप एक देह जन्म लेती है निराकार। अपनी पारदर्शिता में समस्त मानवीय गुण लिए अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है। देह धर्म का पालन करने की अक्ल देता है प्रेम। देह धर्म का पालन करने की अक्ल देता है प्रेम। पत्थर होते जा रहे मनुष्य के मन में बगैर किसी प्राप्ति की आकांक्षा के जज्बा पैदा करता है। सारी दुनिया से प्रेम करने का जज्बा पैदा करता है, सारी दुनिया से प्रेम करने का। मित्रों, और अब एक कविता, अभी इस वैलेंटाइन सप्ताह में 2 दिन पहले ही हम लोगों ने चुम्बन दिवस मनाया था। हिंदी में कुछ अजीब सा लगता है तो किस डे कह ले। इस चुम्बन के भी बहुत आयाम हैं, विविध आयाम हैं। इस पर ये कविता मैंने ली है जिसमें मैंने लैला मजनू, सोनी महिवाल, हीर रांझे आदि के बिंब लिए हैं। और एक बिंब है इसमें स्पार्टकस का। 71 ईस्वी में जब रोम में गुलामों को आपस में लड़ाया जाता था, स्टेडियम में जैसे 2 जानवर लड़ते हैं उस तरह वे कोलोसियम में लड़ते थे। और उस लड़ाई की शर्त थी किसी एक की मृत्यु। मजबूर थे वे गुलाम अपनी जान देने के लिए। यह रोमन सम्राटों का मनोरंजन था, लेकिन उस दास्ता के खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ स्पार्टकस नाम के एक गुलाम ने विद्रोह किया था। और यह विद्रोह की प्रेरणा उसे अपनी प्रेमिका वारिनिया से मिली थी। तो आपको यह बिंब स्पार्टकस और वारिनिया का हमेशा याद रहेगा। सुनिए यह कविता चुम्बन। होठों के तरल में वे चुम्बन डूबते उतराते गए। होठों के तरल में वे चुम्बन डूबते उतराते गए, जो वर्जनाओं की दीवार पर प्रेम की परिभाषा लिखते रहे। लैला के नर्म नाजुक होठों पर रक्त में सनी रेत है।
जो संगसार किए जाते मजनू के होठों से उस तक पहुंची है। वारिनिया के सूखे होठों पर उस रक्त की पपड़ी है जो कोड़ों की मार सहते हुए स्पार्टकस के होठों पर जम गया था। महिवाल के होठों पर चिपकी है उस कच्चे मिट्टी की घड़ी, उस महिवाल के होठों पर चिपकी है उस कच्चे घड़े की मिट्टी जो सोहनी को चनाब की लहरों में बहा ले गई थी। महिवाल के होठों पर चिपकी है उस कच्चे घड़े की मिट्टी। और हीर के होठों पर लगा है नफरत की चाशनी में पगे उस मीठे लड्डू का जहर जिसने रांझे को मौत के आगोश में ले लिया था। सलीम के होठों पर उस गारे के निशान मौजूद हैं जिसकी मदद से जिंदा चुनवा दिया गया था अनारकली को दीवारों में। सलीम के होठों पर उस गारे के निशान मौजूद हैं। आर्मेनिया की गलियों में गूंजती हुई एक चीख अटकी है शीरी के होठों पर। आर्मेनिया की गलियों में गूंजती हुई एक चीख अटकी है शीरी के होठों पर, जो पहाड़ के बीच सड़क काटते हुए मर जाने वाले मेहनतकश फरहाद के होठों से निकल कर आई थी। इन चुम्बनों में आवाज नहीं, इन चुम्बनों में आवाज नहीं है, कोई अश्लीलता भी नहीं, फिर भी किंवदंतियों की तरंगों में इनकी गूंज सुनाई देती है इतिहास की कंदराओं में। संसार के तमाम प्रेमी जोड़ों के होठ इस वक्त सिर्फ चुम्बनों में व्यस्त नहीं। संसार के तमाम प्रेमी जोड़ों के होठ इस वक्त सिर्फ चुम्बनों में व्यस्त नहीं है, उनसे निकल रही हैं प्रेम की कहानियां जो घृणा के प्रतिपक्ष में प्रतिरोध का आख्यान रच रही हैं, जो घृणा के प्रतिपक्ष में प्रतिरोध का आख्यान रच रही हैं। और एक मासूम सी कविता चांद पर। चांद प्रेमियों के लिए ऐसा बिंब है जिस पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। चांद से प्यार करने की नसीहतें भी दी गई हैं। यह कविता कुछ उसके विरोध में है, सुनिए। इसका शीर्षक है स्पर्श थेरेपी, यानी कि स्पर्श मनुष्य के लिए कितना ताकतवर होता है। हवाओं से प्यार करो, तुम उनके स्पर्श को देह पर महसूस कर सकते हो। हवाओं से प्यार करो, तुम उनके स्पर्श को देह पर महसूस कर सकते हो। पहाड़ों से प्यार करो, तुम उनके उत्तुंग शिखर पर पहुंच सकते हो। बादलों से प्यार करो, तुम उनकी नमी को महसूस कर उनमें भीग सकते हो। जंगलों से प्यार करो, तुम उनके दरख्तों से लिपट कर रो सकते हो। चांद से प्यार कभी मत करो। चांद से प्यार कभी मत करो, तुम उसे देख तो सकते हो, उसे छू नहीं सकते। तुम उसे देख तो सकते हो, उसे छू नहीं सकते। और मित्रों, एक कविता जो प्रेम की कविता है और वियोग की कविता भी है। इसका शीर्षक है विस्मृति। स्मरण और विस्मरण के बीच जीवन एक हिंडोली की तरह झूलता है, जैसे जन्म और मरण के बीच पूरा जीवन है। मेरे लिए स्मृति जीवन की प्राणवायु थी, उसके लिए विस्मृति। नए संबंधों को गढ़ती रही वह समय के चाक पर और उन्हें नित नए आकार देती रही, भूलती रही पुराने आकार। कुम्हार की जो बर्तनों
की भट्टी का दृश्य होता है वह यहाँ है। भूलती रही पुराने आकार की, भविष्य से यही अपेक्षाएं थी उसकी। क्रूरता के धागे से काटती रही वह गड़े हुए रिश्ते और भावनाओं की आग में पकाती रही उन्हें। मैं टूटे कच्चे पात्रों की तरह जिंदगी के किसी कोने में विस्मृत और उपेक्षित, जीवन के ईजल पर रखती रही वह भांति भांति के कैनवास और विस्मृत करती रही पुराने चित्र कि प्रेम उसके लिए कला के नए प्रयोगों की तरह था, कि प्रेम उसके लिए कला के नए प्रयोगों की तरह था। उसे लाल रंग बहुत पसंद था, उसे लाल रंग बहुत पसंद था, जो हर बार उसके नए चित्र में किसी न किसी रूप में शामिल होता। और मैं रंगहीन जल की तरह उसके नए तैलीय माध्यम से निष्कासित हो जाता। विस्मृति एक विमुक्ति थी उसके लिए, जो हर बार नए बंधनों की संभावना लिए सदा उपस्थित रहती, कि इस तरह समृद्ध होती अनुभूतियां और नए शब्दों का जन्म संपन्न होता उसकी अभिव्यक्तियों में। भूलना मेरे लिए उसी तरह असंभव था जो मस्तिष्क के क्रियाकलापों से परे संचालित स्वैच्छिक क्रियाओं को नकारना। भूलना मेरे लिए उसी तरह संभव था जो मस्तिष्क के क्रियाकलापों से परे संचालित स्वैच्छिक क्रियाओं को नकारना, जैसे रोक लेना अपनी ही सांसें और हृदय की धड़कनों पर विराम लगा देना। भूलना मेरे लिए उसी तरह असंभव था। बस इसी तरह संपन्न होता रहा जीवन का अनुष्ठान। वह स्मृतियों की आहुति देती रही, मैं समेटता रहा हर बार बीते हुए पलों की राख। मैं समेटता रहा हर बार बीते हुए पलों की राख। और मित्रों, बस अब ये अंतिम दो कविताएं। समय कुछ तेजी से बीत रहा है, जैसे कि जिंदगी बीतती है। इन दोनों कविताओं में मैं अपनी दोनों लंबी कविताएं पुरातत्ववेत्ता और देह से छोटे छोटे अंश सुनाऊंगा, जो प्रेम की विस्तृत व्याख्या से संबंधित है। पुरातत्ववेत्ता जब उत्खनन करते हैं तो उन्हें मनुष्य के कंकाल भी मिलते हैं, 1000 साल, 2000 साल, 3, 4, 5000 साल पुराने। लेकिन हम पुरातत्ववेत्ताओं को कंकालों से डर नहीं लगता, क्योंकि वो तो हमारा अतीत है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर वाकणकर कहा करते थे कि कंकाल तो उनके साथ बिस्तर पर सोते भी हैं। तो ऐसे ही एक पुरातत्ववेत्ता को जमीन के भीतर से एक कंकाल मिलता है, और उस कंकाल को देखकर, उसकी वो उंगलियां देखकर वह क्या कल्पनाएं करता है, यह मैं इस कवितांश में बखान कर रहा हूं। यही हैं वे उंगलियां, यही हैं वे उंगलियां जिनमें कभी तलवारों की मूठ थी। इन्हीं से चलाए गए थे तीर अपने ही भाइयों पर। इन्हीं ने किया था कभी किसी तानाशाह का राज तिलक। इन्हीं उंगलियों ने बनाए थे अंधेरी गुफाओं में उजाले के चित्र। इन्हीं में थाम कर कूची अजंता की गुफाओं में रंग बिखेरे गए थे। भूख के खिलाफ लड़ी गई थी जंग। इन्हीं में हल्की मूठ पकड़कर, इन्हीं ने झाड़ू उठाकर जमाने भर की गंदगी साफ की थी। इन्हीं उंगलियों ने सहलाया था कभी किसी बच्चे के मासूम गालों को। इन्हीं उंगलियों ने सहलाया था कभी किसी बच्चे के मासूम गालों को। और इन्हीं उंगलियों में कलम पकड़कर ब्राह्मी, खरोष्टी या कीलाक्षरी लिपि में किसी लड़की ने लिखा था अपने जीवन का पहला प्रेम पत्र। इन्हीं उंगलियों में
कलम पकड़कर किसी लड़की ने लिखा था अपने जीवन का पहला प्रेम पत्र। ये दूसरा अंश देखिएगा। ये प्रेम का जो श्रृंगार है, जो श्रृंगार रस है, उसका वर्णन है। ये श्रृंगार की कविता है, पुरातत्ववेत्ता का यह अंश। हम लोग अपने अपने घरों में, ड्राइंग रूम में आदिवासियों के जीवन की चीजों को सजाते हैं, इसलिए कि हमें लगता है कि वो एंटिक चीजें हैं, एंटिक पीस कहते हैं हम उनको। लेकिन जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वे उन्हें एंटिक पीस नहीं समझते, वे उन वस्तुओं में जीवन देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का अतीत उन्हीं चीजों में तो है। वे धनुष बाण, टूटे हुए मिट्टी के घड़े, प्रतिमाएं, लक्ष्मी की प्रतिमा, देवी प्रतिमाएं। तो ये अंश सुनिएगा। पुरातत्ववेत्ताओं के ड्राइंग रूम की दीवारों पर नहीं है उत्खनन में मिले तीर, कमान, चाकू या भाले, जैसे कि किताबें होती हैं कुछ नव धनाढ्यों के घर में। उनकी दीवारों पर नहीं है उत्खनन में मिले तीर, कमान, चाकू या भाले, जैसे कि किताबें होती हैं कुछ नव धनाढ्यों के घर में, या बस्तर से मंगवाया कोई मिट्टी का घड़ा। न किसी आदिम घोटुल का कक्ष उनकी बातों में चटकारे लेकर बयान किया जाने वाला विषय। स्त्री की नग्न प्रतिमा में उन्हें नजर आती है मातृ देवी। लक्ष्मी के उन्नत पयोधरों से छलकते दूध में वे देखते हैं वात्सल्य, कलश में देखते हैं वे उसी मातृ सत्ता का गर्भाशय जिसके बाहर पुरुष की यौन क्षमता का साम्राज्य है। मैथुन रथ युग्मों में अंतर्निहित मनुष्य के जन्म का रहस्य देखते हैं वे, लिंग और योनि में प्रकृति का आदिम विश्वास। हर प्रतिमा के वस्त्राभूषण में युग की आर्थिक दशा का संकेत, वस्तुओं की निरर्थकता में भी अगणित अर्थ की संभावनाएं। वे संभालते हैं इन्हें, वे संभालते हैं इन्हें कि ये सिर्फ वस्तुएं नहीं है बेजान, या कि हर चीज की संभाल है उनके स्वभाव में। ये अवशेष हैं, ये अवशेष हैं अतीत के निर्भ्रांत, निरपराध और मासूम, ताजा जन्मे बच्चे की तरह नाजुक प्रसव गंध से भरे हुए अवशेष हैं ये। जैसे कि जन्म लेते ही पहचाना जाता है नवजात, मनुष्य है वह, पशु है, पक्षी है या पेड़, हर अवशेष में एक जन्मना पहचान दर्ज होती है। हर अवशेष में एक जन्मना पहचान दर्ज होती है। और ये एक छोटा सा अंश और पुरातत्ववेत्ता कविता से। इन दिनों धर्म, जाति, नस्ल के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। इतिहास से जाने कहां से प्रसंग उठाए जा रहे हैं और उन्हें झूठ के आवरण में लपेट कर परोसा जा रहा है। इस मानसिकता का विरोध करती हुई है ये कविता, पुरातत्ववेत्ता का यह अंश। उन अवशेषों को देखकर पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, सत्ता के हलक में अटकी कैसी यह प्यास, सत्ता के हलक में अटकी कैसी यह प्यास, जो अपने खून से भी नहीं बुझी। यहां बीथोवेन का जिक्र है। बीथोवेन 1770 में जर्मनी की संगीतज्ञ हुए थे, जिन्होंने 9 राग या सिम्फनी का निर्माण किया, और नेपोलियन बोनापार्ट पर उनका बहुत प्रभाव था। और बहादुर शाह जफर को तो आप जानते हैं, मुगल सल्तनत के आखिरी चिराग। तो सत्ता के हलक में अटकी कैसी यह प्यास, जो अपने खून से भी नहीं बुझी। बेटे की और पिता लेते रहे बेटों की जान। बीथोवेन की सिम्फनी में डूबता उतराता रहा नेपोलियन का जीवन संगीत। जफर की गजल तलाशती रही कुए यार, जो सुए यार से निकले तो जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। जफर की गजल तलाशती रही कुए यार,
रंगों की दुश्मनी चलती रही जमाने के रंगों से और आदमियों की जगह फिर जंगल पनप गए। गनीमत की अनबन के पड़ोस में प्रेम भी उपस्थित है। खुदाई से निकली चीजों में गनीमत की अनबन के पड़ोस में प्रेम भी उपस्थित है। रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, लैला मजनू के शीर्षकों में जैसे कि राजा की तलवार की बगल में सोहनी का कच्चा घड़ा, भले ही वह किस्सों में हो या किंवदंतियों में। हैरानी यह कि जिस तरह पहुंचती द्वेष की कथाएं, प्रेम की गाथाएं उस तरह नहीं पहुंचती। हजार हाथियों का बल लिए घड़ा उफन कर आती बाहर, प्यार दबा रह जाता कमजोर होकर भीतरी परतों में, प्यार दबा रह जाता कमजोर होकर भीतरी परतों में। मित्रों, मनुष्य के मानस में उत्खनन करके उसी प्यार को निकालने की जरूरत है इन दिनों, और उसे घृणा के बरक्स खड़ा करने की जरूरत है। और ये अंतिम अंश 3-4 मिनट और आपके लेना चाहूंगा। मेरी लंबी कविता देह से ये एक अंश है। इस देह के जो आयाम है वो इस कविता में विभिन्न आयाम हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसकी गहराई को महसूस कीजिएगा। अजूबों का संसार है इस देह कोश के भीतर। अपनी आदि माता पृथ्वी की तरह गर्भ में लिए कई रहस्य, आंख जिसे देखती है और बयान करती है जिह्वा। आंसुओं के अथाह समंदर लहराते हैं इसमें, इसकी किलकारियों में झरने का शोर सुनाई देता है। मांसपेशियों में उभरती हैं चट्टानें और पिघलती हैं। हवाओं से दुलराते हैं हाथ, त्वचा महसूस करती है। पांवों से परिक्रमा करती है यह देह अपनी दुनिया की, और पांव इस देह में होते हुए भी इसका बोझ उठाते हैं। अंकुरों से उगते रोम केश के घने जंगलों में बदलते, अंकुरों से उगते रोम केश घने जंगलों में बदलते, बीहड़ में होते रास्ते अनजान दुनिया में ले जाने वाले। नदियों से उमड़ती यह देह अपनी तरुणाई में, पहाड़ों की तरह उग आते उरोज। श्वेत ग्रंथियों से उपजती महक में होता समुद्र का खारापन, होठों पर व्याप्त होती वर्षावनों की नमी। संवेदना एक नाव लेकर उतरती रक्त की नदियों में, और शिराओं के जाल में उलझती भी नहीं। असंख्य ज्वालामुखी धधकते इसके दिमाग में, हृदय में निरंतर स्पंदन और पेट में आग लिए। प्रकृति के शाप और वरदान के द्वंद में यह ऋतुओं के आलिंगन से मस्त होती, जहां वहीं प्रकोपों के तोड़ देने वाले आघात भी सहती है। सिर्फ देह नहीं मनुष्य की यह वसुंधरा है, सिर्फ देह नहीं मनुष्य की यह वसुंधरा है। और इसके भीतर का सौंदर्य और इसका बाहरी सौंदर्य दरअसल इसके भीतर की वजह से है। इस देह का बाहरी सौंदर्य इसके भीतर की वजह से है। वो ठंड से लरसती देह, वो ठंड से लरसती देह थी जिसे पहली दफा सूर्य की रश्मियों ने दुलार की उष्मा दी होगी, और देह ने सूर्य के प्रति ज्ञापित की होगी कृतज्ञता। सूर्य की तपश से झुलसती देह को फिर राहत पहुंचाई होगी शीतल हवा ने। देह ने हवाओं का शुक्रिया अदा किया होगा। अपनी अगन में बारिश के संग नाची होगी फिर यह देह। बूंदों के संग उछली होगी उल्लास के आंगन में, और बरखा से कहा होगा मैं तुम्हारी आभारी हूं। पुलकित हुई होगी वह किसी कोमल स्पर्श से, रोम रोम खिला होगा जब अधरों पर अंकित हुआ होगा चुंबन। देह के भीतर देह के प्रवेश देह के भीतर
देह के प्रवेश करते ही फिर बज उठे होंगे तंत्रिकाओं में बादलों के असंख्य नगाड़े। देह बोध से मुक्त होकर फिर देह ने देह से कहा होगा धन्यवाद, देह ने देह से कहा होगा धन्यवाद। और ये अंतिम पंक्तियां जिसमें देह का जो ये पक्ष है, ये शायद अपने कभी जाना नहीं होगा। महसूस कीजिए इन पंक्तियों से और जुड़िए। ममता जी आप आ गई हैं, गिरीश वर्डकर, शैलजा जी, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। मुझसे जुड़िए देह की इन पंक्तियों में। हवाओं में अट्टहास करते हैं आवाजों के दैत्य, हवाओं में अट्टहास करते हैं आवाजों के दैत्य। टीवी और मोबाइल के पर्दों से झरते हैं देह को मीठी नींद में सुला देने वाले रस। अवचेतन की बेसुधी में लगातार चलते हैं शब्दों के हथौड़े, अलग कर देते हैं कानों और आंखों से दिमाग, अलग कर देते हैं कानों और आंखों से दिमाग। नींद खुलने पर देह से एक पुकार उठती है, भूख अपने चरम में पेट टटोलती है। झोपड़ी की छत से दिखाई देता है जब आसमान, बंद कर दिया गया मुंह भी सवाल करता है, बंद कर दिया गया मुंह भी सवाल करता है। उस देह के लिए क्यों बड़े बड़े भवन, पूजा घर, कीमती वस्त्र और 56 भोग, जबकि वह निर्गुण और निराकार है। क्यों दुनिया में दुख, चिंताएं और निर्धनता, जबकि सारे सुख का धन ही आधार है। क्यों दुनिया में दुख, चिंताएं और निर्धनता, जबकि धन ही सारे सुख का आधार है। क्यों सब कुछ है कुछ लोगों के पास, क्यों सब कुछ है कुछ लोगों के पास और बाकी सारी जनता बेरोजगार है, बेकार है। लेकिन मंजीरों, नगाड़ों, गिटारों के शोर में कुचल दी जाती हर आवाज, मंजीरों, नगाड़ों, गिटारों के शोर में कुचल दी जाती हर आवाज। सिर्फ सुनाई देती अट्टालिकाओं से आती आकाशवाणी। अमृत के कैप्सूल में छुपा विष निगलती यह देह, देवताओं के भेष में रहने वाले मनुष्यों की जुबानी। नश्वर और विनाशी देह के लिए इस लोक में सुख की कामना मत कर ए इंसान। नश्वर और विनाशी देह के लिए इस लोक में सुख की कामना मत करे इंसान। तू तो विधाता के हाथों का बस एक खिलौना है। तेरे लिए तो अंततः माटी और राख ही बिछौना है। तेरे लिए खुल जाएं स्वर्ग के समस्त दरवाजे, जन्नत नसीब हो तुझे। मे गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, मे thy soul rest in peace, may thy soul rest in peace। भीतर के गहन अंधकार में सुनाई आती हैं सिर्फ आवागमन करती आवाजों की पदचाप। भीतर के गहन अंधकार में सुनाई आती है सिर्फ आवागमन करती आवाजों की पदचाप, जिसे छूने या विरत होने के द्वंद्व में सचल हो उठती है यह सजीव देह उनके साथ, और यथार्थ के पत्थरों से ठोकर खाकर दर्द की घाटियों में दम तोड़ देती है। कई लुभावने दृश्य हैं इन आवाजों के पर्दों में, कई लुभावने दृश्य हैं इन आवाजों के पर्दे में। सिर्फ इस लोक के नहीं तथा कथित अन्य लोक के भी, जहां हर पुण्यवान देह के लिए आरक्षित हैं सुविधाएं। आहा मधु के झरने, आहा मखमली बिछौने, हुरो गिलमात अप्सराएं, सुख के स्वाद सलोने, आहा मधु के झरने। वहीं पापी देह के लिए सुनिश्चित नरक की यातनाएं, पापी देह के लिए सुनिश्चित नरक की यातनाएं। उफ यह झुलसाती आग, उफ यह दहकती चिताएं। धर्म ग्रंथों के फड़फड़ाते पन्नों और उपदेशों में स्वर्ग के आधिपत्य में नरक सांस ले रहा है।
जहां पुल सिरात पर कामयाबी से गुजरती देह का छूट चुकी देह पर शासन है। पुल सिरात इस्लामिक माइथोलॉजी का एक शब्द है जो जन्नत और दोजक के बीच बना हुआ बाल से भी बारीक एक पुल है, हर रूह को जिस पर से होकर गुजरना होता है। जहां पुल सिरात पर कामयाबी से गुजरती देह का छूट चुकी देह पर शासन है, जहां सुनिश्चित है इस लोक और उस लोक में एक अपराध के लिए 2 बार दंडित किया जाना, शासक का स्वर्ग यहां भी है और वहां भी, शासित का सिर्फ नरक यहां भी है और वहां भी। जीते जी स्वर्ग की यात्रा करने वालों के लिए टिकटें उपलब्ध हैं इस नई सहस्त्राब्दी में। स्वर्ग जाने को इच्छुक दे हैं, कृपा पूर्वक इस आधुनिक यान में बैठ जाएं। कैरेबियन और हवाई द्वीप की ओर है इसकी उड़ाने। यह यान लॉस वेगास और बैंकॉक को जाता है। नरक में जाने को विवश समस्त उपेक्षित वंची भारतीय पापी देहें अपने जख्मी पांव घसीटते इस ओर निकल जाएं। यह नालियां मुंबई के धारावी की स्लम की ओर जाती हैं। यह बदबूदार परनाले दिल्ली की जमुना पार की बस्तियों की ओर जाते हैं। विशाल साम्राज्य है यहां झूठ और पाखंड का। विशाल साम्राज्य है यहां झूठ और पाखंड का, जिसे सदियों की मेहनत से खड़ा किया है कुछ देहों ने। जहां इस जन्म के एक दुख के एवज में अनेक कल्पित जन्मों तक सुख के विकल्प हैं। देह मोह में अंधी हो चुकी इच्छाओं में फिर उसी देह में जन्म लेने की चाहत है। महात्माओं के खजानों में चाहत की पूर्णता के उपाय, या चाहत से मुक्ति के रेडीमेड नुस्खे, या चाहत से मुक्ति के रेडीमेड नुस्खे। स्त्रियों की चाहत में 7 जन्मों तक उसी पति की देह। स्त्रियों की चाहत में 7 जन्मों तक उसी पति की देह, इसलिए कि पति के बगैर मोक्ष संभव नहीं है। और पुरुषों की चाहत में इसी जन्म में नई स्त्री देह, इसलिए कि उसने ही रचे हैं पितृसत्ता के नियम। अपने चरम पर है चाहत का यह बाजार, अपने चरम पर है चाहत का यह बाजार, जहां एक और देह से देह का मिलन ही जीवन की सबसे नायाब तफरीह है। जहां एक और देह से देह का मिलन ही जीवन की सबसे नायाब तफरीह है, वहीं सर्वोत्कृष्ट मनोरंजन है देह से देह का युद्ध। सर्वोत्कृष्ट मनोरंजन है देह से देह का युद्ध। और अंतिम पंक्तियां हैं मित्रों, कि क्रूरता के इस साम्राज्य के विनाश के लिए जब भी सर उठाता है प्रेम का कोई दूत, स्पार्टकस या वेलेंटाइन। क्रूरता के इस साम्राज्य के विनाश के लिए जब भी सर उठाता है प्रेम का कोई दूत, स्पार्टकस या वेलेंटाइन, सलीब पर लटका दी जाती है उसकी देह, फिकवा दी जाती है भूखे कुत्तों के सामने, जिंदा जला दी जाती है, डुबो दी जाती है जहर के प्याले में, हाथों के पांवों तले कुचल दी जाती है। जब भी सर उठाता है कोई स्पार्टकस या वेलेंटाइन, उसकी आवाज कुचल दी जाती है, उसकी आवाज कुचल दी जाती है। धन्यवाद मित्रों, मैं यहां पर रुकता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, आभार, आभार। नमस्कार।